नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर टूर ट्रैवल्स के कारोबारी के अपहरण किया गया है। अपहरणकर्ता ने 3,30,000 की फिरौती की मांग की है। अपहरित की पत्नी से यह फिरौती मांगी गई है। पत्नी से फोन कर फिरौती की मांग की गई है। महिला ने फिलहाल थाने में केस दर्ज कराया है। शास्त्री नगर पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर टूर ट्रैवल्स के कारोबारी का अपहरण हुआ है। अपहरणकर्ता ने 3,30,000 की फिरौती मांगी है। अपहरित की पत्नी ने इस पूरे मामले को लेकर थाने में केस दर्ज कराया है। फोन कर ये फिरौती की मांग की गई है। फिलहाल महिला ने थाने में केस दर्ज करा लिया है। शास्त्री नगर पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जो फोन कॉल आया था उसे लेकर पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है? कौन लोग थे जिन्होंने फोन किया है? देखिए, इसमें बुधवार को जो ये टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक हैं, इनको एक फोन कॉल आया। इसके बाद ये घर से अपनी बाइक से निकल गए और उसके बाद ये अचानक से इनका फोन जो है वो ट्रेसलेस हो गया। पता चला कि इन्हें फतुहा इलाके में ले जाया गया है। फिर इनके मोबाइल, जिनकी पत्नी है मिकी कुमारी, इनके मोबाइल पर लगातार फिरौती के रकम के लिए फोन कॉल्स आने लगे। इनके पति ने ही फोन किया कि मेरी किडनैपिंग हो गई है और मेरे से इतने पैसे की डिमांड की जा रही है। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद थर्सडे यानी कल 4 बार इनकी पत्नी के मोबाइल पर फोन कॉल्स आए। उनसे लगातार पैसे की मांग, 3,30,000 रुपए की मांग की जा रही थी जी। और हाजीपुर इनको बुलाया गया था, महात्मा गांधी सेतु के पास, और कहा गया कि जो शख्स मेरा मोबाइल और मेरी एक पहचान देगा उसको इतने पैसे दे देने, उसके बाद ये लोग मुझे रिहा कर देंगे। इसके बाद पटना पुलिस की एक विशेष टीम भी तैयार की गई और विशेष टीम कल शाम में गई थी हाजीपुर इलाके में। देर रात तक पुलिस टीम जो है वो लगी रही, लेकिन जो संचालक हैं टूर एंड ट्रेवल्स के, उनको बरामद नहीं किया सका। कई नाम फिलहाल आए हैं इस पूरे मामले में और पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी उनको रिकवर कर लिया जाएगा, लेकिन परिवार जो है वो फिलहाल अंदेशा से ग्रसित है और लगातार पुलिस के टच में। देखना होगा पुलिस कब तक रिकवर कर पाती है। लेकिन एक बड़ी चुनौती पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस के लिए, एएसपी स्तर के जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में पुलिस टीम इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि लंबे अरसे के बाद राजधानी पटना में इस तरह की वारदात जो वो सामने आ रही है। 2 दिन पहले भी एक मंत्री के सचिव के बेटा को स्कूल से आते वक्त जो असामाजिक तत्व है वो उन्होंने उनको गाड़ी समेत अगवा कर लिया था और बाद में पटना पुलिस ने जब वायरलेस से इस मैसेज को फ्लैश किया, उसके बाद उनकी बरामदगी हो सकी थी। तो पटना पुलिस के लिए भी सोचना होगा, इस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। तो जी सोनाली। संजय, पत्नी की ओर से किसी पर शक जाहिर किया गया हो, किसी का नाम सामने रखा गया हो परिजनों की ओर से पुलिस के सामने? जी देखिए, पटना पुलिस के जो अधिकारियों से बात हुई है, इसमें एक शख्स का नाम जरूर आया और पटना पुलिस बता रही है कि लैंड डिस्प्यूट था और पैसे के लेन देन को विवाद था। तो हो सकता है कि इसी मामले को लेकर उनको अगवा किया गया हो। पैसे की देनदारी इनके ऊपर थी और इन्होंने पैसे चुकाए नहीं, तो लिहाजा हो सकता है कि इसी मकसद से इनको अपहरण कर लिया गया हो कि जो बकाया पैसे हैं वो मिल जाए। बहरहाल सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है और देखना होगा क्या निकल कर बात सामने आती है और कब तक इनकी बरामदगी हो पाती है। चलिए, ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करते हैं लालू प्रसाद की सेहत की। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव की तबियत में लगातार सुधार देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इसकी खुद जानकारी दी है। लालू यादव ने ट्वीट किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी की तबियत लगातार बेहतरी की ओर है। वो सघन चिकित्सा निगरानी में है और उनकी हालत में सुधार लगातार देखा जा रहा है। सभी शुभचिंतकों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं और देशवासियों से अपील है, आग्रह है कि किसी भी भ्रामक खबर से चिंतित ना हो। तो तेजस्वी यादव की ओर से ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि लालू प्रसाद की तबियत में अब धीरे धीरे सुधार जरूर हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते चले, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप की कोशिश की गई है। स्कूल की गाड़ी में गैंगरेप की कोशिश यहां पर की गई। 4 युवकों ने
गैंगरेप की कोशिश की है। लड़की ने चिल्लाकर हालांकि अपनी जान बचाई। घटना के बाद इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल है। पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट भी यहां पर कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 युवकों ने एक लड़की से गैंग रेप की कोशिश की है। लड़की ने चिल्लाकर अपनी जान बचा ली है। फिलहाल लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह का पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया के सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा कि मुझे कोई क्या धोखा देगा और मैंने अपनी ताकत और मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है। रिपोर्ट देखिए। और हम क्या बता तो दिए, मैं आ गया हूँ जमीन पर। आरसीपी सिंह जमीन पर आ गए हैं, ये हम नहीं कह रहे, खुद आरसीपी का कहना है। क्या कहा आप भी सुनिए। हम क्या बता तो दिए, मैं आ गया हूँ जमीन पर। मैं अभी अपने गांव जा रहा हूँ, मैं अपने गांव में रहूंगा। क्या बता तो दिए, मैं आ गया हूँ जमीन पर। मैं अभी अपने गांव जा रहा हूँ, मैं अपने गांव में रहूंगा। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर आरसीपी के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर आरसीपी ने पत्रकारों के हर एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन ये कहकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी कि छात्रों को नए नेतृत्व की जरूरत है। बिहार में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जितने युवा साथी, जितने हमारे छात्र हैं, उनको एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह की उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी जब उन्होंने जेडीयू की तरफ से केंद्र में अकेले मंत्री पद की शपथ ली। तभी से आरसीपी सिंह को जमीन पर लाने की कहानी लिखी जाने लगी। पहले उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा, फिर जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हुई। आरसीपी सिंह को जमीन पर लाने की स्क्रिप्ट उस दिन फाइनल की गई जब 29 मई 2022 को उनका टिकट काटकर खीरू महतो को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया और आखिरकार आरसीपी सिंह को अपने जन्मदिन के दिन ही मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा। भैया नेता के रूप में रहेंगे, कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, लेकिन आज जेडीयू में हैं। उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। बाकी उनके लोग अगर कह रहे हैं कि जेडीयू को त्याग दिया है तो इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू के रामचंद्र पहली बार वनवास पर गए हैं। इसके पहले 2018 में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जेडीयू ज्वाइन करने के बाद भी आरसीपी साइडलाइन हो गए थे, लेकिन तब उन्होंने धैर्य से काम किया था और ज्यादा मजबूत होकर लौटे थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे। धैर्य धारण कर नीतीश कुमार से रिश्ते सुधारेंगे या फिर नया रास्ता बनाएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं देखिए, आरसीपी सिंह पर निशाना साधते हुए अरविंद निषाद ने कहा है कि वे नीतीश कुमार की वजह से राजनीति में आगे बढ़े और उनकी वजह से ही पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। सुनिए। आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है। इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है। और अब बात करते हैं लव जिहाद की खबर की। पूर्णिया में एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू नाबालिग लड़की को धोखे से हिंदू बनकर प्यार के जाल में फंसाया, फिर उससे शादी रचा ली। उसके बाद क्या हुआ, पहले पूरी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आपको
ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस तरह के मामले क्यों आए दिन सामने आ रहे हैं। रेड शर्ट में पकड़े गए जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली शातिर नहीं है, बल्कि इसने वो किया है जिसकी इजाजत सभ्य समाज नहीं देता। इस शातिर का नाम है नसीम, जिसने हिंदू बनकर एक नाबालिग महादलित लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी रचाई, जबकि ये पहले से ही शादीशुदा था। सुनिए पीड़ित लड़की की जुबानी नसीम के नापाक इरादों का पूरा सच। बोला नहीं हम जादव हैं, आधार कार्ड दिखाया, जादव उसका नाम है सोनू कुमार यादव, आधार कार्ड में उसका पापा का नाम है अशोक यादव। उसके बाद पता चला कि कल उसका ससुर आया, जब मेरे को पता चला कि मुस्लिम है, तो खबर लगने घर पे खबर ना, उसके बाद पता चला मुस्लिम है, उसके बाद सोच रहे हम नहीं रहेंगे उसके साथ। अच्छा, मतलब क्या किया, शादी कर लिया? हाँ, वो शादी कर लिया तुम्हारे साथ। कहाँ पे शादी किया? छाता मंदिर में। मतलब छुपा के शादी किया है? हाँ, छुपा के शादी किया है। नसीम ने कैसे सोनू बनकर साजिश रची, इसे इसके आधार कार्ड से समझिए। नसीम ने 2 आधार कार्ड बनवा रखे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों आधार कार्ड में तस्वीर एक है, डेट ऑफ बर्थ भी एक है, लेकिन दोनों आधार कार्ड में नाम अलग अलग है। एक आधार कार्ड में नाम नसीम है तो दूसरे में सोनू। सोनू नाम के आधार कार्ड के जरिए ही नसीम ने लड़की का भरोसा जीता, फिर मंदिर में शादी रचाई। नसीम ने न सिर्फ नाबालिग लड़की से शादी रचाई, बल्कि शादी के नाम पर पीड़ित लड़की के परिवार वालों से कुछ पैसे भी लिए। गाड़ी नहीं देंगे, पैसा देंगे। तो हमने कितना दिया, बोला 80,000 देंगे। तो दिया, वो मंदिर में शादी दिया, करा दिया, सब 21,000 दिया। अब आप इस पूरी कहानी के तीसरे किरदार से मिलिए। ये है नसीम की पहली पत्नी, जिससे नसीम 5 साल पहले शादी कर चुका था। 2 बच्चे भी हैं। बावजूद इसके नसीम ने हिंदू लड़की से दूसरी शादी रचाई। आपसे भी शादी हुई थी? कब शादी किया था? 5 साल पहले आपसे शादी किया था। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे। फिलहाल पुलिस ने नसीम को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट, धारा 420 बाल विवाह अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसमें जो फर्जी का सेक्शन आता है वो 420, 376, SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह अधिनियम, ये सारे धाराएं इसमें लगाई गई है। सवाल है कि सोनू बनकर और कितने नसीम भोली भाली हिंदू लड़कियों का नसीब खराब कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि नसीम ने 2 आधार कार्ड कैसे बनवा लिए। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और देखिए, आरा में मंगलवार की रात हुए हंगामे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक चौक पर बवाल मचा रहे हैं। हालांकि पुलिस का इस पर कहना है कि इस मारपीट का नुपुर शर्मा मामले से कोई लेना देना नहीं है। मारपीट का असली सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या है आरा मारपीट का असली सच? क्या नुपुर शर्मा विवाद से है कनेक्शन, या वजह कुछ और थी, हल्ला कुछ और हुआ? मारपीट के इस वायरल वीडियो को देखिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 20 से 25 की संख्या में आए लड़कों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। कभी किसी को पीट रहे हैं तो कभी दुकानों में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ये वीडियो इसी मंगलवार का है, जब आरा के रामगढ़िया इलाके में दीपक नाम के लड़के को दूसरे समुदाय के कुछ लड़कों ने मारा पीटा था। और जब आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव की कोशिश की तो दुकानों में तोड़फोड़ और धमकी दी गई। तो भगाए, हम लोग बोले कि तुम लोग भागे जाओ, नहीं तो यहाँ पर हम बम पटकेंगे। अब हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। दुकानदारों की बातों से ये साफ हो गया है कि ये मामला सोशल मीडिया से जुड़ा है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या सच में इस मारपीट का नुपुर शर्मा विवाद से कोई कनेक्शन है या नहीं। तो आइए सच्चाई खुद उस लड़के की जुबानी सुन लेते हैं जिससे आरा में मारपीट की गई। वीडियो आया था, पूरा वीडियो वायरल हुआ था। घंटा घर के पास कम से कम 5,000 मुसलमानों बोले थे। तो उसके बाद तुमने हम इंस्टा पे डाले थे कि यहाँ पे तेरी माँ छोड़ के गई थी कि तेरे बाप। जी, यही वो दीपक गुप्ता है जिसके साथ आरा में मंगलवार को मारपीट की गई। तफसील से पूरी घटना दीपक से ही सुन लीजिए।
वो लोग पहले वो बोला था घंटा घर के पास कि ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, यह बजरंग दल वालों, ये हिंदुओं। तो हम भी बोलना चाहते हैं कि यहाँ मुल्क सभी कोई का है। पुलिस ने मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 5 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को घटनास्थल से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया था। उसका और विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे ये पता चलेगा कि इस मारपीट में और कौन कौन से लोग शामिल थे। जाहिर सी बात है कि आरा मारपीट का नुपुर शर्मा के बयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इस मारपीट की वजह सोशल मीडिया पर हुई धार्मिक बहस ही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और पटना के जिस राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण का बुलडोजर चला, वहां आवास बोर्ड की करीब 1000 एकड़ जमीन को कब्जे से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिस राजीव नगर थाने के पुलिसकर्मियों के कंधे पर थी, वे भी अपने दायित्व निभाने में विफल रहे। इसी का नतीजा है कि राजीव नगर का इलाका देखते ही देखते बारूद की ढेर पर बैठ गया। रिपोर्ट देखिए। पटना का राजीव नगर इलाका, जहां आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहित 1054 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, खरीद बिक्री के साथ ही किसी भी तरह के निर्माण को रोकने के लिए यहां 1996 में पुलिस चौकी स्थापित की गई थी। दीघा आशियाना रोड पर स्थापित इस चौकी में एक दारोगा, एक हवलदार और 4 सिपाहियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। 90 के दशक में इस जमीन पर किसान खेती बाड़ी करते थे, लेकिन आने वाले समय में विडंबना ही रही कि पुलिस की मौजूदगी के बीच इलाके में आबादी तेजी से बढ़ती चली गई और यहीं से शुरू हुई पुलिस की नाकामी। यही राजीव नगर थाना पहले राजीव नगर ओपी था और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी कि जो जमीन का अधिग्रहण किया गया है उस पर अवैध कब्जा न हो पाए। लेकिन धीरे धीरे पटना पुलिस के राजीव नगर थाने के जो पुलिसकर्मी थे अपने दायित्व निर्वहन में विफल रहे। जब से थाना स्थापित हुआ त्वरित गति से निर्माण शुरू हो गए। कारण था कि संलिप्तता थी थाने की और ये पैसा जाता था ऊपर तक, जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं वहां तक, नहीं तो कोई छोटा पदाधिकारी थाना में कैसे रुक सकता है। कौन नहीं जानता है कि कहां पर किस थाने में क्या हो रहा है। देखते ही देखते राजीव नगर इलाके में आवास तो बने ही, मैरिज हॉल, स्कूल, जनरल स्टोर और न जाने कितनी चीजें खुल गईं। 2007 से लेकर 2022 तक 20 थानेदारों की पोस्टिंग यहां की जा चुकी है। स्थानीय लोग इसके पीछे सफेद पोश लोगों के साथ ही एक बड़ा नेटवर्क को वजह मानते हैं। 3 जुलाई को प्रशासन, नगर निगम और आवास बोर्ड की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान में 95 घरों को तोड़ने का दावा किया गया है, लेकिन इनमें से कई मकान अभी भी कार्रवाई की जद से बाहर हैं। आखिर क्यों? सुनिए यहाँ के पीड़ितों की जुबानी। बोला कि कितने परसेंट यहाँ मुस्लिम है, यहाँ 2%, 1% मुस्लिम तो यहाँ भी है। कौन मकान है? तो मैं बताई कि मकान दिखाई उनका कि मेरे बगल वाला मकान है। तो बोले कि बुलडोजर इधर से ले चलो, इधर से तोड़ा जाएगा, ये मकान दोनों सेफ रहेगा। हमारे बगल पीछे वाले को भी नोटिस गया और उनको बोला गया कि आप शांत रहिए, नीचे उतर जाइए। वो लोग भी थे। अब तक की गई कार्रवाई को देखते हुए लगता है कि जानबूझकर शासन प्रशासन की ओर से राजीव नगर इलाके की अनदेखी की गई। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जा कैसे हुआ? पुलिस की मौजूदगी में मकानों का निर्माण कैसे होता रहा? राजीव नगर थाने की पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? आवास बोर्ड के अधिकारियों का रवैया उदासीन क्यों रहा? साथ ही सरकारी जमीन के बंदर बांट का खुला खेल आखिर किसने खेला? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शासन और प्रशासन की ओर से नहीं मिल रहे। हमारी रिपोर्ट के जरिए जाहिर है कि जानबूझकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की गंगा बहाई गई, तभी कार्रवाई के बाद जन आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बेगूसराय में रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बेगूसराय एवं तिलरथ स्टेशन के बीच पावर हाउस चौक के समीप बने बाघा रेलवे फाटक की है, जहां ट्रेनों के क्रॉसिंग के वक्त भी गाड़ियों के आवाजाही का सिलसिला लगातार जारी रहता है। रेलवे की तरफ से फाटक बंद होने के बाद भी लोग सुरक्षा की परवाह किए बिना रेलवे ट्रैक को पार करते हैं, लेकिन रेलवे की ओर से इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।